मायावती जब मंच से ये अपील करती हैं कि जो सारे मुसलमान हैं वो आकर महागठबंधन को वोट दें, तो ये वापस कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनावों में आपको ऐसा दिख रहा है जहां पर महागठबंधन सामने है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, उसमें डर है महागठबंधन को कि कांग्रेस के साथ उसके वोट बंटने वाले हैं मुस्लिम। बड़ी अदब के साथ आपसे कह रहा हूं कि आखिर इस मुल्क में जब चुनाव आता है तो मुस्लिम वोट का ही मसला क्यों बन जाता है? क्यों नहीं ब्राह्मण वोट, क्यों नहीं ठाकुर वोट, क्यों नहीं क्षत्रिय वोट, क्यों नहीं बनिया वोट? नहीं, तो इसके बाद तो योगी आदित्यनाथ ने पर बात होती है, बाकी वोट को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की ही थी, पर शुरुआत तो मुस्लिम वोट बैंक से हो गई थी जब मायावती ने अपील कर दी। नहीं, देखिए यही तो मसला ये है, मुस्लिम वोट बैंक इस देश में ना कभी है, ना कभी था, ना कभी रहेगा, और हमेशा इस देश में हिंदू वोट बैंक था, है और रहेगा। और हम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि भाई साहब और मेरी बहनें, आप इस खाम ख्याली से निकल जाइए। ये मुसलमान बड़ा खुश होता है कि मेरा वोट बैंक, अरे तुम्हारा कोई वोट बैंक नहीं है। तुम्हारा अगर वोट बैंक होता तो तुम्हारी पार्लियामेंट में 23 मेंबर नहीं होते, सत्सर कमेटी झूठ नहीं बोलती, मिश्रा कमीशन झूठ नहीं बोलता। तो ये मुसलमानों को बहलाने के लिए वोट बैंक, कहीं पर भी वोट बैंक नहीं है मुसलमानों का। अगर किसी वर्ग के लिए अगर आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है, तो मैं नहीं समझता कि मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन कर रहा हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप संविधान में आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको टूल्स दिए, उन टूल्स को इस्तेमाल करिए अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो अगर मैं ये कह रहा हूं और अगर योगी आदित्यनाथ ये कहेंगे कि हमको अली की नहीं वोट की जरूरत है, मैं तो वो हरगिज नहीं कहा, ना कभी कहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान में हमको इजाजत है कि हम किसी को पसंद करें तो उसको वोट डालें, नापसंद करें तो उनके खिलाफ भी वोट डालें। जब मैं इन टूल्स को इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरा इलेक्शन में हिस्सा लेना सबसे बड़ा मकसद यह है कि डेमोक्रेसी में लोगों के कॉन्फिडेंस को पैदा करना, डेमोक्रेसी को मजबूत करना। अब यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र वार्धा में तकरीर करके इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट पर उसको हिंदू मुस्लिम कर दिया। अमित शाह कल कह रहे हैं कि हम एनआरसी बनाएंगे और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स है, अगर वो हिंदू हैं उनको रख लेंगे, सिख है उनको रख लेंगे, बुद्धिस्ट है रख लेंगे। यानी आप बताइए कि ये कौन सी राजनीति है ये? यानी आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान इलीगल माइग्रेंट है, एनआरसी का कौन डर की सियासत कर रहा है? तो मैं डर की नहीं, मैं उम्मीद की सियासत कर रहा हूं। हिंदू टेरर की बात भी तो भारतीय जनता पार्टी को अपना सूट करती हुई राजनीति नजर आ जाती है। अगर हिंदू टेरर जैसी बात अगर कांग्रेस के भी कुछ नेताओं की जुबान से जिस तरह से निकल रहा है इन चुनाव प्रचार के दौरान भी, तो बीजेपी की तरफ से उसका पलटवार होता है, तो पोलराइजेशन, तो उसका रिवर्स पोलराइजेशन। मैं आपके सामने, देश के सामने एक बात को रखना चाह रहा हूं, मुझे आप झूठा साबित कर दीजिए। नाथूराम गोडसे असदुद्दीन ओवैसी का साला था, बताइए नाथूराम गोडसे कौन था? जितने महात्मा गांधी को जो मारने वाले थे वो मेरे भाई थे। दिल्ली की सड़कों पर जो सिखों का जेनोसाइड हुआ वो कौन थे? असदुद्दीन ओवैसी के रिश्तेदार थे। भाई कौन थे? ख्वाजा अजमेरी के ब्लास्ट में जो अंदर जो कन्विक्शन आया वो आरएसएस का नहीं था क्या? सनातन संस्था के लोगों पे जो केसेस चल रहे हैं, कन्विक्शन भी आया, कौन थे? मेरे साले थे। अब ये हम तो यही कह रहे हैं ना भाई, आप हर चीज को इस्तेमाल करेंगे, यानी आप करेंगे तो नेशनलिज्म है, हम करेंगे तो एंटी नेशनलिज्म है। आपने कहा कि पूरा विपक्ष और पाकिस्तान नहीं चाहता मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। कल इमरान खान कह दिए कि मोदी बनेगा तो कश्मीर का मसला हम हल कर लेंगे। अब उस पर बताइए, किसी पाकिस्तानी का नहीं हिंदुस्तान का चुनाव? ये क्या हिंदुस्तान के चुनाव में इमरान खान वोट डालेंगे या देश की 100 करोड़ की जनता वोट डालेगी? इमरान खान को समझना चाहिए कि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन जो कमजोर हो रहा है, मगर फिर भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। यहां पर मिलिट्री और आईएसआई का जिस तरह से कुछ, आरएसएस एक तंजीम है, मगर वो कहेंगे और जब हम उन पर तनकीद करेंगे तो बोलेंगे देखो ये कैसा मिला रहे हमको। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि भाई जब आप चिट भी आपकी पट भी आपकी नहीं हो सकती है। आप जब कोई बात बोलेंगे और इलेक्शन टाइम में उसको इमीडिएटली रिवर्ट करना पड़ता है, और हम रिवर्ट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं सरकार को। भाई क्यों नहीं प्रधानमंत्री अपनी एक स्पीच में, मैडम मुझे बताइए, मैं आज तक पर दिखा दीजिए कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते अच्छे दिन, वापिस आवाज नहीं आ रही,
आ गए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री कह रहे कि मैंने 500 1000 की नोट का बंद करके ब्लैक मनी खत्म कर दिया? वो नहीं कहते। भाई आप मुद्रा लोन की बात करते हैं, 24,000 का लोन मिला लोगों को, जिसमें पकौड़े की बंडी नहीं लग सकती। आप इन मुद्दों की बात ही नहीं करना चाह रहे, जहां पर आपने धोखा दिया, झूठ बोला। अब नैरेटिव चेंज करना चाह रहे हैं। मगर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज जो तेलंगाना और आंध्रा में इलेक्शन हुआ, जितना प्रधानमंत्री जो बक रहे हैं ना, उसका ग्राउंड पर कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। सीरियस कर रहा हूं ना कि इस देश की मुकद्दर का फैसला, इस देश को मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर अच्छा सुनहरा हो, यह क्या सिर्फ राहुल और मोदी की जिम्मेदारी है? ये उन्हीं में काबिलियत नजर आती देश को? नहीं, इस देश में मोदी और राहुल गांधी से काबिल रीजनल लीडर्स हैं जो उनसे अच्छा इस देश की खिदमत करेंगे, उससे अच्छा ईमानदारी से इस देश को साथ लेकर चलेंगे, वो इनसे अच्छा। मैडम, मैं एक बात आपसे जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि प्लीज इस तरह के सवालात करके देश की 100 करोड़ 120 करोड़ की जनता को तौहीन मत करिए। आज भी हिंदुस्तान की माएं मोदी और राहुल गांधी से काबिल लड़के और लड़कियों को पैदा कर रही हैं जो उनसे अच्छा इस देश को लेकर जा सकती हैं। और जितने हमारे देश के जितने भी, अरे मैडम, मेरी पसंद नहीं, जो जनता की पसंद होगी वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब ये लाकर ये दो ही घोड़ों पर बाजी लगाओ, ये नहीं होने वाला है। नहीं, राहुल गांधी को तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं डिक्लेयर किया है, लेकिन जो महागठबंधन, कथित महागठबंधन है, उनमें आपको लग रहा है कि इस बार के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं 2019 के? यकीनन होंगे, इंशाअल्लाह यकीनन होंगे। इस देश में वो लोग जो जिसको हिंदुस्तान पर नाज है, फख्र है, आज वो लोग फिक्रमंद हैं। उनको घुटन महसूस हो रहा है कि भाई इस देश में एक मुसलमान को जो 70 साल का है, आसाम में जो 35 साल से आसाम में गोश्त का कारोबार करता है, उसको मारकर उसके मुंह में सुअर खिलाया जाता है। अगर उस विजुअल्स को देखने के बाद भी जिसके दिल में इंसानियत है, अगर वो सोचने पर मजबूर नहीं होगा कि भाई मेरा देश कहां जा रहा है। वैसे साहब, आपने इसीलिए हमारे मुल्क को आजाद करवाया था। बात करते हैं और कोई भी मिसाल देने की कोशिश करते हैं तो आप भी सिर्फ एक मुसलमान का एग्जाम्पल लेकर आते हैं। मुझे तो केरल की वो घटना भी याद आती है जब एक गरीब आदमी को सिर्फ इसीलिए पीटा गया था, बुरी तरीके से पीटा गया था क्योंकि उसने खाने के लिए एक रोटी। बिल्कुल सही है, इसीलिए तो मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि अगर उसका नाम राम होता, शौकत नहीं होता, उसका नाम राम होता तो मैं इसी तरह बोलता। मैं इस मुल्क में किसी को भी इख्तियार नहीं है कि किसी के अगर मैं की जज्बात को ठेस पहुंचे तो हम उसको मॉब लिंच कर देंगे। कोई अगर तो मोदी के खिलाफ बोलेगा तो उसको एंटी नेशनल बोल देंगे। अगर अमित शाह के खिलाफ बोलेगा तो उसको अगेंस्ट आप बात कर रहे हैं, यानी हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अच्छा, शौकत को मारा गया तो आप क्यों देख रहे हो उसको मुसलमान के? मैं तो इंसान के तौर पर देख रहा हूं उसको। शौकत तो इंसान है ना मैडम। रोहित वेमुला जो खुदकुशी किया वो भी तो इंसान था। ये सब चीजें हैं ना हमारे सामने। इतने किसान खुदकुशी कर लिए पूरे देश में, क्या था उनका मजहब बताइए फिर? क्या इंसान नहीं थे? तो बात मैं भी कह रही हूं, इतने नौजवान हमारे देश की 50 आबादी 25 साल की उम्र के लड़के लड़कियों की है, उनको नौकरी नहीं देते, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते, वो क्या है? वो इंसान नहीं है? अब वो इंसान नहीं थे क्या? इतने फैक्ट्रियां बंद हो गई नोटबंदी के नाम पर, वो फैक्ट्रियां के इंसान नहीं थे क्या? इनके जज्बात कहां जाएंगे? इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक चेंज है। 14 की तरह कोई मोदी की हवा नहीं है, बिल्कुल ओपन इलेक्शन है। और जो कोई भी कैंडिडेट सेंट्रिक इलेक्शन है, इसमें उन पार्टीज को यकीनन अपना होमवर्क करना पड़ेगा। 14 में बहुत हवा थी ना, इसीलिए जो जिंदगी में कभी कॉर्पोरेटर का इलेक्शन नहीं जीते वो सांसद बनकर पार्लियामेंट में। असदुद्दीन ओवैसी जी की कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं बिहार कोई सीट हो आपके लिए भी क्या एक्स्ट्रा सीट? नहीं, एक और जगह से चुनाव लड़ने का। मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक खुश हूं मैडम, हैदराबाद के तक। अरे मैं कह रहा हूं ना, मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक, मैं बस हैदराबाद के तक खुश हूं। हाँ, हमारे कैंडिडेट किशनगंज में है, मैं जाऊंगा, कैंपेन करूंगा, कल जा रहा हूं। औरंगाबाद में हम प्रकाश अंबेडकर साहब की सपोर्ट कर रहे हैं, वहां जाकर मैं चुनाव में हिस्सा लूंगा। औरंगाबाद से हमारे इम्तियाज जलील कैंडिडेट है, यह करेंगे हम। मगर एक चुनाव लड़ना ही बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है, चैलेंज है, और इतना उसमें एफर्ट्स और काम लग जाता है। तो मैं इसी में हैदराबाद में खुश हूं, हैदराबाद की आवाम मुझसे खुश है।
मैं यहीं पर खुश हूं। जिस तरीके से अभी देश में अगर आप कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है चौंकाने वाला कोई नतीजा भी सामने आ जाए, तो असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को कहां खड़ा, आप कोई ऐसी पार्टियां आप सामने देख रहे हैं जिनके साथ आपका गठबंधन है, दोस्त आप खुले तौर पर कह रहे हैं, वो सारी चीजें, लेकिन एक साथ मिलकर क्या वो सरकार बना पाएंगे केंद्र में आकर? क्या आप अपने आप को केंद्र की सत्ता की ओर भी